Stand up to life. Stand up to your challenges. Stand up to your demons. Stand for what you believe in. Stand up. Fight for your dreams. Without जय हिंद, नमस्कार। मैं देवकरण आप लोगों का स्वागत करता हूं आदर्श ब्रिलियंस एकेडमी के पेटीएम क्लासरूम में। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज का जो ये लेक्चर होने वाला है बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो लेक्चर है ये आदर्श ब्रिलियंस एकेडमी की इंट्रोडक्शन बेस्ड लेक्चर है, ठीक है। और इस लेक्चर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। अननोन इशू कोई भी हम इसमें डिस्कस नहीं करने वाले हैं। एक सच्चाई जो हम अपनी डेली लाइफ में रोज एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही चीजें आज एनालाइज करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है आदर्श ब्रिलियंट्स एकेडमी, आदर्श यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, किसी के नाम पर इस एकेडमी का नाम नहीं पड़ा है। आदर्श यहाँ पे टोटली डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स के लिए। मींस इन फ्यूचर यहां से कोई भी स्टूडेंट निकलता है वो एक आदर्श स्टूडेंट बनके, एक आदर्श व्यक्तित्व के साथ यहां से जो है बनकर निकले। यही हमारा मेन मोटिव है, यही हमारा मेन गोल है। तो आदर्श स्टूडेंट क्या होता है, ये दूसरे स्टूडेंट से किस तरह से अलग होता है, आदर्श हमारे जहन में, हमारे माइंड में आदर्श स्टूडेंट की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है आदर्श स्टूडेंट की, कैसे हम अपने बच्चे को आदर्श स्टूडेंट बनाएं, ये सब जानने से पहले डिस्कस करेंगे कि हम जो है अपने बच्चे को परोस क्या रहे हैं। लेक्चर्स कि स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो भी पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं, इन फ्यूचर इस वीडियो को देखेंगे, जो भी इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, प्लीज वॉच इट टिल एंड एंड वॉच इट केयरफुली। आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारा गॉसिप होने वाला है। यहाँ पे जो है हम बहुत सारे जो है मजेदार किस्से शेयर करने वाला हूं मैं आप लोगों के साथ, ठीक है। मजेदार एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे इन सब चीजों को एनालाइज करने के लिए कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। लेक्चर के एंड तक मैं आप लोगों को मजबूर कर दूंगा ये सोचने पर कि आप लोग या हम लोग क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, किस दिशा में हम अपने बच्चे को ले जा रहे हैं और एक्चुअली कौन सी दिशा सही है। देखिए जीवन में बहुत सारे रास्ते हैं। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में तो 21वीं सदी है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत सारे रास्ते हैं, अनगिनत रास्ते हैं। लेकिन हमें हमारे बच्चे के लिए कौन सा रास्ता सही है, इस रास्ते में जाने से हम एक आदर्श व्यक्तित्व को जन्म देते हैं। हम बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्या हो गया, हमने कंपटीशन को इतना ज्यादा महत्व दे दिया है। जरूरी है, कंपटीशन को महत्व देना जरूरी है, लेकिन हमने उस कंपटीशन के लेवल को इतना हाई कर दिया है कि हमारे बच्चे के दिमाग में सिर्फ कंपटीशन है, सिर्फ कंपटीशन है। बच्चा स्कूल जाता है, हम उसको बोलते तुझे टॉप करना है, टेस्ट है तुझे टॉप करना है, हर फील्ड में तुझे आगे जाना है। बेटा हम जो है जो आपकी डिमांड होगी आपके बोलने से पहले पूरी कर देंगे। आपका सिर्फ एक काम है, आप पढ़ो 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 पढ़ो। उसके दिमाग को हमने प्रेशर डाल डाल के जो है प्रेशर कुकर बना दिया है। क्या इतना प्रेशर, इतने प्रेशर में बच्चा पढ़ पाएगा? पढ़ने का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स का असली काम क्या है? सीखना। क्या वो सिर्फ सिलेबस की जो उसके पास बुक्स है उसको खोलकर ही सीखता है, या हमारे निजी जीवन में भी कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जिससे वो बहुत कुछ सीखता है? वो क्या देख रहा है समाज में, किस एनवायरनमेंट में वो पल बढ़ रहा है, क्या ये भी
इफेक्टिव होता है किसी अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। देखिए, अगर हमें एक आदर्श स्टूडेंट्स की सोच करते हैं, एक आदर्श बच्चा चाहते हैं, हम एक आदर्श इंसान चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उसकी सोच को बदलना होगा, उसके सोचने के तरीके को बदलना होगा। वो किस तरह से करना है, क्या करना चाहिए, जितनी मुझे जानकारी है, जितना मैं एनालाइज कर पाया हूं, आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं। तो आदर्श विद्यार्थी की, आदर्श स्टूडेंट की क्या परिभाषा होती है, ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम बच्चे को, आज अपने बच्चे को क्या परोस रहे हैं। बच्चा स्कूल जाता है, बच्चे को हम बोलते हैं कि आपको फर्स्ट आना है। एक नंबर अगर बच्चे का टेस्ट में या किसी एग्जामिनेशन में कम आ गया तो परिवार में भूचाल आ जाता है, पूरे पड़ोस में, मोहल्ले में भूचाल आ जाता है। शर्मा जी के लड़के ने एक नंबर आपके लड़के से ज्यादा दे दिया, चौहान साहब के लड़के, मिसेज चौहान जो है आके बच्चे को क्या कहेगी, शाबाश बेटा? नहीं, ऐसा नहीं कहती। हम क्या कहते हैं, ये किसी एक दो फैमिली की मैटर को डिस्कस नहीं किया जा रहा है यहाँ पे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये सब का, हम सब के परिवार का ये किस्सा है, लाइव एग्जांपल है। हम बच्चे को बोलते हैं कि भाई तूने एक नंबर कम लाया, वो देखो शर्मा जी के बच्चे ने, देखो वो तुमसे जो है आगे निकल गया। हम कंपटीशन क्या कर रहे हैं उसके दिमाग में, वो तुमसे आगे निकल गया। अब बच्चे को हम इस तरह से समझाते हैं या डांटते हैं, ठीक है, इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं अपने घरों में कि बच्चा ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मेरा एक नंबर कम आया, यार ये कितना बड़ा क्राइम मुझसे हो गया। जिसके शर्मा जी के बच्चे ने टॉप किया, और वही चीज ये जानते हुए भी कि चौहान साहब के बच्चे ने जो है कि कम मार्क्स आए हैं, फिर भी जानबूझ के हम पूछते हैं, हाँ जी आपके बच्चे के कितने मार्क्स हैं? अच्छा उसका एक मार्क्स हो, कोई बात नहीं, आगे सही होगा, ठीक है। और उस वक्त चौहान साहब, मिसेज चौहान की नजरें झुकी हुई और मिसेज शर्मा की होठों पे मुस्कान नजर आएगी। यही चीजें हैं जो हमें एनालाइज करनी है। आके हमने घर पर क्या किया, उसको डांटा कि अगर तुझे टॉप रैंक मिला होता, तूने टॉप किया होता, तो आज भी मैं नजरें उठा के रह सकती थी। ये वर्डिंग होगी हमारी माता बहनों की, और होती है, ये प्रैक्टिकल है। और पूरा माहौल घर का बदल जाएगा। माँ का मूड ऑफ, बच्चे का मूड ऑफ। शाम को जो है चौहान साहब घर पे आते हैं तो चौहान साहब देखते हैं बादल छाए हुए हैं चारों तरफ, माहौल कुछ और ही है घर का। पूछा श्रीमती जी क्या हुआ, आपका मूड क्यों ऑफ है? वहां पे वो अपनी व्यथा सुनाएगी कि आज ऐसे ऐसे हुआ, हमारा तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वो मिसेस शर्मा मुझे ये सुना रही थी, इसकी वजह से इसको किस चीज की कमी है, सब कुछ दे रहे हैं, काम नहीं करना पड़ रहा है, किचन का इसने शक्ल तक नहीं देखी है, सब कुछ इसको जगह में मिल रहा है, जो भी इसकी डिमांड होती है इसके बोलने से पहले हम पूरी कर रहे हैं, अब क्या चाहिए? और चौहान साहब भी बच्चे को डांटने लग जाते हैं, तुझे क्या चाहिए, इसका बाहर जाना बंद कर दो, इसको बिठा के पढ़ने के लिए कहो, कोई कमी है तो ये मुझसे बोले, आपका काम है इसे पढ़ने के लिए बिठाना और इसका काम है पढ़ना, बस मुझे ये चाहिए और कुछ नहीं। अब वो स्टूडेंट, वो बच्चा हमारा क्या सोचेगा, कितना बड़ा क्राइम कर दिया, घुस जाएगा, वो समझेगा कुछ नहीं, वो खोलेगा, नेक्स्ट डे जो टेस्ट है उसकी तैयारी करेगा कि अब तो मुझे किसी ना किसी तरह जो है टॉप करना ही करना है। नेक्स्ट डे उस बच्चे ने टॉप कर दिया, वही कहानी, जो ही घटनाएं यहां पे हुई चौहान साहब की फैमिली में, वही कल शर्मा जी के घर में होने वाली है। ये सब सच्चाई है। उसके दिमाग में सिर्फ कंपटीशन है। अब ये बताइए कि अच्छा व्यक्तित्व क्या होता है? मेल जोल बढ़ाकर रहना, दूसरों को सपोर्ट करना, हमेशा हेल्पफुल रहना,
एक अच्छे समाज का निर्माण तब होता है जब हम एक दूसरे की टांग ना खींचकर, एक दूसरे से दूरियां ना बढ़ाकर, एक दूसरे के साथ मिलकर चले। तो क्या वो बच्चा जिस जिसका जो है कंपटीशन है किसी बच्चे के साथ, क्या वो चौहान साहब का बच्चा और क्या वो शर्मा जी का बच्चा एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन पाएंगे, एक दूसरे को कभी सपोर्ट करेंगे? इम्पॉसिबल है ये चीज, क्योंकि हमने उनमें दूरियां बढ़ा दी है, वो हमने उन्हें प्रतिद्वंदी बना दिया है। वो एक ही क्लास में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट या दो अच्छे दोस्त नहीं है, हमने उन्हें प्रतिद्वंदी बना दिया है। हर कोई चाहता है, मैं चाहता हूं, आप लोग, हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा जो है टॉप पे रहे। लेकिन क्या ये तरीका सही है? क्या हम भूल गए हैं कि अच्छे व्यक्तित्व का, अच्छे समाज का जो निर्माण होता है वो अच्छे व्यक्तित्व से होता है? ठीक है, आप लोगों ने हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने कंपटीशन में बच्चे को डाला, वो कर भी देगा, एक अच्छे मुकाम पे पहुंच भी जाएगा। क्या वो एक अच्छा इंसान रह पाएगा? आज उसकी दूरियां अपने प्रतिद्वंदी से, अपने क्लास के स्टूडेंट से बनी है, कल वो दूरियां आप लोगों से बन जाएगी। ठीक है, ये गारंटेड है। एग्जाम्पल देख लीजिए अपने आस पड़ोस में, तो उसमें गलती उस लड़के की नहीं है, हमारी है। हमने उसे सेपरेट किया दूसरों से, हमने उसे नहीं सिखाया कि मिलके चलो, हमने उसे नहीं सिखाया कि एक दूसरे के साथ चलो, कंधे से कंधा मिलाकर, एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, मिलकर चलो, ये हमने सिखाया ही नहीं। हमने कंपटीशन के तहत उनको जो है अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। कल को वो बच्चा हम लोगों से सेपरेट हो जाएगा, तो इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। ये है सच्चाई, एनालाइज करके देखिए। अब बात आती है कि अगर ऐसा ना करे तो करे क्या? क्या वो बच्चे को, अगर हम उस बच्चे को ये कहने के बजाय कि तू टॉप कर, ये कहने के बजाय क्या हम उसको क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड नहीं करा सकते? मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, मैं बधाई देना चाहूंगा आप सब लोगों को, जो भी मेरे एरिया में यहाँ पे मैं देखता हूं कि घर बार छोड़ के पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर रेंट पर रूम लेकर यहाँ पे जो है सिटी में घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं। हम कॉन्शियस है, हमारे दिमाग में है कि हमें अपने बच्चे को अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छी एजुकेशन देनी, लेकिन क्या हम दे पा रहे हैं? इतना सोचा, इतना जो हम कर रहे हैं, क्या हम वो कर रहे हैं? क्या वो हो पा रहा है? क्या हम उसमें कामयाब हो पा रहे हैं? अगर हम उस बच्चे को, अपने बच्चे को इससे पहले कि ये बोले कि तुम टॉप करो, इसके बजाय क्या हम ये नहीं कह सकते कि बेटा आप जो भी करो एक्यूरेट करो, आपके काम में एक्यूरेसी होनी चाहिए, चाहे फिर वो आप टेस्ट करो, ठीक है, एक एग्जामिनेशन में अपीयर करो, एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी कहां से आएगी? एक्यूरेसी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपके अंडरस्टैंडिंग से, सीधा सीधा संबंध है एक्यूरेसी का और अंडरस्टैंडिंग का। जब आपका बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा है तो वो एक्यूरेट कैसे कर लेगा? उसमें एक्यूरेसी आएगी कैसे? वो कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं वो अंडरस्टैंडिंग? वो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है क्वालिटी एजुकेशन से। क्वालिटी एजुकेशन माने हम उस बच्चे को अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी कराएंगे। बच्चा सिर्फ स्टूडेंट, सिर्फ वो नहीं है जो स्कूल में जाकर, स्टूडेंट लाइफ ये नहीं है स्कूल में जाकर जो है आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़कर घर आता है। स्टूडेंट्स जो है, हमारा बच्चा जो है जब बाहर जाता है तो बहुत कुछ सीखता है, एनवायरमेंट से, सोसाइटी से, हमारे घर के माहौल से बहुत कुछ सीखता है। ये सच्चाई है, ये एनालाइज कीजिए आप लोग, मेरे कहने से नहीं, आप लोग अपनी लाइफ में एनालाइज कीजिए कि ऐसा होता है या नहीं होता है। अब हमें उसका, अगर हमें एक आदर्श इंसान चाहिए, आदर्श बच्चा चाहिए, एक आदर्श स्टूडेंट चाहिए, तो हमें उसके सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एक छोटा बच्चा, एक 2-3 साल का बच्चा हमसे क्वेश्चन करने जब लगता है, हर कोई क्वेश्चन करने लग जाता है,
हर कोई क्वेश्चन उसके दिमाग में नहीं है कि वो सही है कि गलत है। ये सबसे अच्छी आदत है जो कि एक आदर्श स्टूडेंट में होनी, एक हर एक स्टूडेंट में होनी चाहिए, जो उसको आदर्श बनाएगी। हम क्या करते हैं, अगर 3-4 क्वेश्चन कंटिन्यू हमारे बच्चे ने पूछ लिए तो हम बोलते हैं कि चुप करो, तुम्हें उससे क्या लेना देना है, तुम अपना काम करो, तुम ये फालतू के क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। एज ए रिजल्ट आप देखिए, अब प्राइमरी स्कूल से जब बच्चा 5th क्लास से 6th को प्रमोट होता है तो उसकी हिम्मत नहीं है क्लास में खड़े होकर क्वेश्चन करने की। हमने उसके दिमाग में डर भर दिया है, उसके दिल में डर भर दिया है कि अगर उसने गलत बोला तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वही उसके दिमाग में आ जाता है कि अगर मैंने क्लास में 30 स्टूडेंट की क्लास है, सर भी सामने है, अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछने में गलती कर दी तो सब हंसेंगे मुझ पर, वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है। हमें उस बच्चे को फ्री करना पड़ेगा। वो फ्री कब होगा, जब वो चीजों को समझने लगेगा, नॉट ओनली हिज और हर सिलेबस, वो दुनिया को, समाज को, हर चीज को। अगर वो एक पहाड़ पे खड़ा है तब भी वो इस तरह से वहां पे एनवायरनमेंट को देखे कि वो उसको ऑब्जर्व करे, उसको अंडरस्टैंड करे कि है क्या, क्वेश्चन उसके दिमाग में आएंगे और शर्तियां वो पूछेगा भी। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, हमें उसे सबसे पहले तो प्रेशर से रिलीज करना है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी अगर बच्चा करता है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी एक चीज है, वो चाहे क्यों ना चाय बनाना ही हो, अगर वो उसको अच्छे से समझ लेता है तो शायद हो सकता है उससे परफेक्ट वो चीज कोई ना करे। अगर आप थ्योरी बताते हो, ठीक है, कि चाय बनती है, चीनी चाहिए होती है, आपके पानी चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है, और आपके 2 चीजें जो आपको पसंद है वो डाल दीजिए, ये है थ्योरी। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल है अगर आप उसको बताएंगे, उसको समझाएंगे, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा चाय का, कि है क्या चीज चाय है, क्या पर्पस है चाय बनाने का, कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स है जो उसमें डालनी चाहिए, और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप डालते हैं। पहले पानी को डाला जाता है, उबाला जाता है, ठीक है, फिर चीनी, अदरक, इलायची उसमें डाला जाता है, फिर उसको उबाला जाता है। जब वो उबल जाए अच्छे से तो क्या डाला जाता है, दूध डाला जाता है, फिर उसको उबाला जाता है, तभी अच्छी चाय बनेगी। ये एक प्रोसीजर है, हमने उसको अंडरस्टैंड करवाया। ये फर्क है अंडरस्टैंडिंग में और थ्योरी में, प्रैक्टिकल में और थ्योरी में, ये सब जरूरी है। अब आप लोग सोचिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं कि हम लोग थ्योरी को प्रेफर नहीं कर सकते हैं बिना अंडरस्टैंडिंग के। हमारे बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, हमें उन्हें पहले अंडरस्टैंडिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा ही नहीं, शायद पशु पक्षी जो जीव जंतु होते हैं हमारे घर में, जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, वो भी सभी जो है इमेजेस में सोचते हैं। हमारा दिमाग, सबका दिमाग जो है इमेजेस में सोचता है। कभी आप अपने घर में, चलो हम डॉगी आजकल सब पालते हैं, ठीक है, हमारे घर का जो कुत्ता है, कभी आई कार्ड लेके गए उसके सामने कि मैं हूं तेरा मालिक, ये देख मेरा नाम और ये मेरा आधार कार्ड, ये है मेरा डेट ऑफ बर्थ, पहचान इसे, क्या वो पहचानेगा? इम्पॉसिबल है। आपका कोई रिलेटिव, एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, कोई रिलेटिव है, ठीक है, मेरे फ्रेंड का नाम बिट्टू है, अपनी बात करता हूं, एग्जांपल देता हूं कि मेरे फ्रेंड का नाम बिट्टू है। जब मुझे उसका ध्यान आएगा या मैं उसे जब याद करूंगा तो मेरे जहन में BITTU नहीं आएगा, वो एक थ्योरी है, वो उसका नाम है, वो नहीं आएगा। बिट्टू नाम से उसकी इमेज मेरे सामने आ जाएगी। कहने का मतलब ये कि हम लोग इमेजेस में सोचते हैं। अब मैं अगर शिमला के बारे में सोचूं तो मुझे रिच नजर आता है, SHIMLA, ये नहीं नजर आता है। सोच कर देखिए, अगर हमारा दिमाग इमेजेस में सोचता है तो हम क्यों बच्चे को थ्योरेटिकल लाइन में डाल रहे हैं, थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए बोल रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग करो ना पहले, थ्योरी को रटने के लिए क्यों बोल रहे हैं?
अगर हम पहले चीज को, टॉपिक को, किसी किसी भी एक चीज को जो है समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद थ्योरी तो हम बना लेंगे। थ्योरी तो माशाल्लाह हम बोलते हैं कि थ्योरी तो बेस्ट है। किसकी? एनसीईआरटी की। मैं 10 साल चंडीगढ़ में सीबीएसई में पढ़ा चुका हूं। सीबीएसई के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ सीबीएसई की जो बुक्स प्रेफर होती है उसके साथ साथ एनसीईआरटी भी कराना पड़ता है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें जो लैंग्वेज है वो बेस्ट है। उसका कोई मुकाबला ना अभी तक हुआ है, ना ही कभी होगा। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बेस्ट लैंग्वेज है। लेकिन वो लैंग्वेज हम कब समझेंगे? जब हमें उस चीज के बारे में पता होगा। अब आप लोग, हम लोग आजकल क्या है, जब भी टाइम लगता है मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं और इंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश कर लेते हैं। आप भी करते हैं और मैं भी करता हूं। ठीक है, मैं 2 दिन पहले जो है एक रील देख रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा जो अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, शायद 1-1.5 साल का, कितना का होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अच्छे से खड़ा नहीं, वो हिल रहा है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा। उसके सामने एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगी हुई है और टीवी पे गाना चल रहा है, तेरी झलक शर्फी। और एक बार उस बच्चे ने वो सॉन्ग देखा और उसके बाद उसका कंधा हुआ ऐसे और टांग हो गई सीधी और वो स्टेप करने लग गया इस तरह से। मैं ये देखकर हैरान हो गया। उस छोटे से बच्चे ने, जिसे पापा बोलना नहीं आता, जो अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो रहा, उसने, आजकल वर्ल्ड फेमस है ये सब, उसने वो 1 सेकंड में जो है कॉपी कर लिया और प्रैक्टिकली उसको निभा भी दिया। ठीक है, एक बच्चा जो बोल नहीं पाता है वो आजकल करता है, कुछ पाला चुकेगा नहीं चाला, ऐसे करता है, ऐसे करेगा, ज्यादा बोलेगा नहीं, कुछ बोलना नहीं आता है तो ऐसे ही कर देगा। ये सब वो कॉपी कर रहे हैं, ये आसान चीज नहीं है। किसी सुपरस्टार ने की है, 10 लोग वहां पे उसको बताने वाले हैं, डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं, वो उसको बता रहे हैं, फिर वो कर रहा है। एक छोटे बच्चे के लिए ये सब करना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। क्यों? हमारा दिमाग इमेजेस में सोचता है, हमने जो देखा हमारा इंटरेस्ट बना। सबसे बड़ी बात तो है इंटरेस्ट की। अगर हमारे बच्चों को स्टडी में इंटरेस्ट आने लग गया ना, हमें उसको कहने की जरूरत नहीं है कि बैठ के पढ़ो, हमें उसको बताने की जरूरत नहीं उसे क्या करना है, वो खुद एनालाइज करेगा, खुद करेगा। तो वो सोच हमें बदलनी है, वो आएगी अंडरस्टैंडिंग से। अभी अंडरस्टैंडिंग से कैसी सोच आएगी? अंडरस्टैंडिंग, आप लोग सोच भी रहे होंगे कि यार भाषण बहुत अच्छा, ये सब बातें बोलने में बड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है, लेकिन होता तो नहीं। हम स्कूल भेज तो रहे हैं। सर एंड मैडम, ये जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, स्कूल और एकेडमी, ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर, इनका कोई आपस में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। स्कूल के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। स्कूल बच्चों को इंसान बनाता है, वो क्रिएट करता है। स्कूल का मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो बनाता है। कभी भी कोचिंग सेंटर, एकेडमीज, ट्यूशन सेंटर या इस तरह का कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है, स्कूल्स का मुकाबला या कंपैरिजन अगर हम करें तो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। स्कूल अपना एक अलग काम है उसका, क्रिएट करना, लेकिन हमारा काम क्या है? जो उन्होंने क्रिएट किया है उसे तराशना। तराशना भी बहुत जरूरी है। तो ये अंडरस्टैंडिंग, आप लोग सोचेंगे कि ये भाषण अच्छा दे रहा है, बोल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे, कैसे एजुकेशन हमने भेजा तो है स्कूल में, अब हम बताएं उन लोगों को कैसे पढ़ाना है। वो अपनी जगह सही कर रहे हैं, वो एक चीज नहीं कर रहे हैं, 50 चीजें कर रहे हैं आपके बच्चों के लिए 6 घंटे में। जितना पॉसिबल है उससे कहीं ज्यादा कर रहे हैं। मैं अपने एरियाज के स्कूल देखता हूं, एक से बढ़कर एक स्कूल है जो अपना 100% एफर्ट्स दे रहे हैं। अब क्या करें कि क्या, देखो, मैंने ये बातों से सिर्फ बतंगड़ बनाया जा सकता है, बातों से कोई चीज प्रूव नहीं हो सकती। मैं खुद प्रैक्टिकल पे विश्वास करता हूं। प्रैक्टिकली जो चीज प्रूव हो जाए उसी पे विश्वास करता हूं। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी, ये सब होना चाहिए। कैसे होगा ये? प्रैक्टिकली प्रूव करके बताओ।
एक एक डेमोस्ट्रेशन आपको दे रहा हूं, बिना डेमो के आप लोग भी नहीं मानोगे, ना मुझे सेटिस्फेक्शन मिली। शुरू करते हैं। सपोज करो मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स स्टार्ट किया। अब देखो स्टूडेंट्स को जो मैंने देखा है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट है मैथमेटिक्स में जब क्वेश्चन पेपर उसके सामने आता है ना, कोई भी ज्योमेट्री, कोई भी आकृति, कोई भी शेप वहां पे उन्हें दी हुई है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, या फिर आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, उसमें जिक्र है इन चीजों का, ठीक है, तो वहां पे बच्चा जो है देख के ही इग्नोर कर देता है उसको वो मुश्किल लगता है। डायरेक्ट अगर बता दो कि एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, ठीक है, तो वो कर देगा, लेकिन इससे बेस्ट आएगा। तो ऐसा ही एक एग्जांपल मैं लेने वाला हूं। तो सपोज करो हम बात करते हैं, चलो सर्कल ले लेते हैं, किसी भी शेप में सर्कल ले लेते हैं। ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसका एक ओरिजिन है। देखो आज सर्कल सामने आ गया, पोस्टमार्टम करने वाले हैं इसका, कैसे बच्चा समझ पाएगा, आप लोग भी एनालाइज कीजिए। ये एक सर्कल है और विदाउट सेंटर, ये जो ओरिजिन है इसका, ये सेंटर है इसका, इसके बिना हम सर्कल नहीं बना सकते। तो अभी हमें जो बोर्ड पे नजर आ रहा है, एक सर्कल नजर आ रहा है और जिसका एक सेंटर है। इस सेंटर को हम बोलते हैं इस सर्कल का ओरिजिन, ठीक है, ओ से हमने इसको डिनोट कर दिया। अब इसमें है क्या, अब इस सर्कल में है क्या, वो चीज देखें, पोस्टमार्टम करेंगे पूरा एक एक चीज का। अब देखो यहां पे जो है एक हमें ये गोल सी लाइन नजर आ रही है इस सर्कल में, ठीक है, एक यहां पे बिंदु है जिसको हमने सेंटर बोला है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ सर्कल है ये, और इसको हमने ओरिजिन है तो ओ से डिनोट कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और इसके बाद हमें एक यहां पे लाइन सी नजर आ रही है, इसे हम कहेंगे सरकमफ्रेंस, यानी परिधि, ये बाउंड्री है। जिस मर्जी आकृति की ये एक सर्कल है, चाहे आप स्क्वायर ले लो, चाहे रेक्टेंगल ले लो, चाहे जो मर्जी शेप ले लो, इसमें जो ये बाउंड्री लाइन होगी इसको हम परिधि ही बोलेंगे, हमेशा सरकमफ्रेंस ही बोलेंगे, ठीक है। दो चीजें आई। अब मैंने क्या किया, सेंटर से एक लाइन जो है इस परिधि, इस सरकमफ्रेंस पे यहां पे टच कर दी, तो इसको हमने नाम दे दिया आर, रेडियस, ठीक है, इसको नाम दे दिया रेडियस। अगर मैं इसको बढ़ाऊं और दूसरी सेंटर से होते हुए दूसरी तरफ इसको टच कर दूं, तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियस का डबल यानी डायमीटर। और ये डायमीटर कर क्या रहा है, अब देखो कितनी चीजें यहां पे आ गई है। ये डायमीटर क्या कर रहा है, इस वृत्त को, इस सर्कल को दो भागों में इसने बांट दिया है, एक भाग ये ऊपर वाला और एक भाग ये नीचे वाला, और जिनको हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं, अर्धगोला। इस गोले को दो भागों में बांट दिया, इसको हमने हेमिस्फीयर बोल दिया। आकृतियां समझ में आ रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे समझेंगे तो देखो मैं ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हम मैथमेटिक्स में हमेशा बच्चे को क्या बोलते हैं कि आप लोग जो है ये फॉर्मूला, बेटा फॉर्मूले रट दो, एक पेज पे एक अच्छा सा पेज बना दो, चार्ट बना दो और फॉर्मूले रट दो, मैथ तो यूं आ जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है। अगर हम रटाएंगे बच्चे को 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगा लो, उसके बाद वो बच्चा भूल जाएगा। लेकिन जो ये तरीका है, इससे जिंदगी में इससे खुद क्रिएट करेगा फॉर्मूला, देखिए कैसे करता है। तो हमने रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस के बारे में जान लिया, ठीक है। तो अब अगर यहां पे देखिए एक रेडियस है, हमने इसको डायमीटर से 2 भागों में बांटा था, अब एक और तरीके से इसको 2 भागों में बांट देते हैं, एक रेडियस और लगा देते हैं। रेडियस देखो यहां से जितने भी हम लगा सके वो सारे रेडियस ही होंगे, ठीक है। सेंटर से होकर जो जाएगा और दोनों तरफ टच करेगा वो ओनली, उसको हम डायमीटर बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक दूसरा रेडियस, ठीक है। अब देखो अब भी ये जो है 2 भागों में बंट गया है ये सर्कल, ठीक है। कैसे, एक पार्ट ये वाला है और एक पार्ट ये अंदर वाला है, ये सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है। और मैथमेटिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं सेक्टर। छोटे वाला है तो माइनर सेक्टर, बड़े वाला है तो मेजर सेक्टर, ठीक है। ये सब चीजें समझ में आ गई। अब यहां पे देखिए 2 लाइंस है ये रेडियस की, यहां पे कहीं मिल रही है, कोई भी 2 रेखाएं, कोई भी 2 किरणें
जब आपस में कहीं मिलती है जिस बिंदु पे, उसको वर्टेक्स कहते हैं, और वहां पे हमेशा एक एंगल बनता है, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। यहां पे हम इस एंगल को अगर थीटा, देखिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है, सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है, सिर्फ अपनी बातों को, जो मैंने बड़ी बड़ी बातें की है ना, उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो है थीटा है, थीटा के बारे में नहीं पता हुआ, थीटा किसने मैथमेटिक्स में घसीटा, पाई कहां से आई, ये आपके बच्चों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो ये क्या है, थीटा एंगल ले लिया। अब हमें मालूम है कि पूरा जो ये जो अंदर की चीज है ना, ये तो सरकमफ्रेंस है बाहर वाली, जो इसके अंदर है क्या, वो उसको बोलते हैं एरिया, क्षेत्रफल। इस वृत्त का क्षेत्रफल, इस सर्कल का एरिया, ठीक है। तो इस एरिया में टोटल एंगल, मतलब कंप्लीट एंगल होते हैं 360। जो इसका कंप्लीट एंगल है वो है 360 डिग्री, ठीक है। अगर मैंने ये माइनर सेक्टर में एंगल थीटा ले लिया, तो मतलब कहीं ना कहीं हमने पूरे 360 में से, पूरे इस एरिया में से थीटा को निकाल दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 10th क्लास में क्वेश्चन आता है कि भाई फाइंड दी मेजर सेक्टर ऑफ दिस सर्कल और फाइंड दी माइनर सेक्टर ऑफ दिस सर्कल, सॉरी, ठीक है। इस सर्कल का जो है माइनर सेक्टर ज्ञात कीजिए। अब हमारा बच्चा कैसे करेगा, हमें या तो फॉर्मूला रट के करेगा, या फिर जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से करेगा। अब हमें मालूम है यहाँ पे कि ये सारा फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सारा एरिया है सर्कल का, ठीक है, और इस एरिया में एंगल कितना होगा 360, और इस जो ये छोटा सा हिस्सा है जो हमने बांट दिया है, इस सर्कल से अलग कर दिया है, तो ये जो है हमारा क्या है, थीटा है। थीटा किस में से आया एंगल, पूरे कंप्लीट एंगल से 360 से। और जो एरिया होता है आपके सर्कल का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस का डबल, ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं हम, ठीक है। और पाई, अब पाई के बारे में नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे कोई फॉर्मूला बन गया। बात करेंगे मेजर सेक्टर की। मेजर सेक्टर हमें निकालना है, कैसे निकाले भैया, ठीक है। तो अब यहां पर देखो 360 था पूरा, उसमें से 360 में से थीटा कम हो गया, ये अलग पार्ट है, हमें सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकालना है। हम क्या करेंगे, 360 में से थीटा निकाल देंगे, और पूरा कंप्लीट एंगल क्या है 360, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक सर्कल के एरिया से, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेजर सेक्टर का। क्या करना है, सिर्फ ओनली हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज डालनी है और आपका सेक्टर निकल जाएगा। बच्चा अगर इस तरह से समझता है तो क्या उसे फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ेगी। आज बच्चे ने समझ लिया कि भाई ये पोस्टमार्टम कर दिया पूरा सर्कल का, अब उसे या स्कूल के एग्जामिनेशन में सर्कल से रिलेटेड कोई चीज आ जाए, अभी और भी चीजें हैं सर्कल में, अब इस तरह से कोई और भी चीज आ जाए, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आ जाए, तो बच्चा नो डाउट 100% कर लेगा, ठीक है। ये हमारा सर्कल है, हमने बोला ये रेडियस है, अगर इस रेडियस से होते हुए कोई लाइन जो है टच कर रही है दोनों सर्कमफ्रेंस के दोनों तरफ, तो इसको हम बोलेंगे डायमीटर। लेकिन अगर यही जो है सर्कल के कहीं किसी और पार्ट को विदाउट क्रॉसिंग दी ओरिजिन, ये सेंटर को बिना क्रॉस किए हुए कोई लाइन एक दूसरे को टच कर रही है, तो उसको हम डायमीटर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सेंटर से क्रॉस नहीं हो रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे, जीवा, कॉर्ड, उसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड। और कॉर्ड का काम क्या होता है, इसने क्या किया है, इसने भी जो है सर्कल को, इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया, एक ये छोटे वाला भाग, एक रह गया ऊपर का बड़े वाला भाग, जिसको हम कहते हैं सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो ये सब कुछ चीजें थी, ठीक है। हम मैट्रिक में 10th क्लास में जब आप अलजेब्रा करते हैं बच्चे, तो एक जो है वर्ड आता है एल्गोरिदम, ठीक है। और बच्चे उसको सुन के अजीब से नाम होते हैं ना, ठीक है, एल्गोरिदम, ये क्या चीज है यार, ये किस चिड़िया का नाम है, आप कैसे इसको याद रखें एल्गोरिदम। तो अगर बच्चे को ये बताया जाए कि बेटा आप जो है घर में मम्मी चाय बनाते हैं, देखो चाय का एग्जांपल बहुत हो रहा है, तो चाय बनाते हैं घर में मम्मी, क्या करते हैं, पहले गैस पे पानी चढ़ाते हैं, ठीक है, सॉस पैन लेके,
फिर उसको उसमें जो है अदरक डालेंगे, इलायची डालेंगे, पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, उबालेंगे, फिर दूध डालेंगे, फिर उबालेंगे, लो जी बन गई चाय। तो एल्गोरिदम क्या है, जो स्टेप बाय स्टेप आपने चाय बनाने के लिए काम किया वही एल्गोरिदम है। अगर बच्चे को एक बार बता दिया जाए तो क्या वो कोई भूलेगा एल्गोरिदम? नहीं भूलेगा। इसी चीज की बात कर रहा हूं मैं कि ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी कराना बहुत जरूरी है। इससे फायदा क्या होने वाला है, आपका बच्चा हर चीज को अंडरस्टैंड करेगा। अगर उसने अंडरस्टैंड कर दिया तो अगर वो पूरे 24 घंटे में घर में आके आधा घंटा भी पढ़ता है तो उसके लिए बहुत है, उसको टाइम मिलेगा, वो भूलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आज सर ने चैप्टर कराया और 4 दिन बाद टीचर ने टेस्ट दे दिया तो उसे दोबारा सारा वो पढ़ना पड़ना है। उसने अंडरस्टैंड किया है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है दोबारा। वो इसी सेशन में नहीं, अगले 10 सेशन के बाद भी उस चीज को बता सकता है। एक बार सीख लिया तो हो गया लॉक। जैसे वो पुष्पा वाला लॉक किया था ना बच्चे ने, ठीक है, वो कभी उसको नहीं भूलेगा। हमारे जीवन में बचपन में कई घटनाएं हमें ऐसी याद है, ऐसे लगता है कि अभी अभी हुई हो। उस टाइम हमारा कंसंट्रेशन लेवल हाई था, ठीक है, वो चीजें हमें याद रहती है, वो चीजें हमें हमारे दिमाग में लॉक हो चुकी है। वही चीज है कि जब भी बच्चा पढ़े तो जो चीज उसके दिमाग में जाए वो लॉक हो जाए, उसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है उसे, ठीक है। यही चीजें साइंस में भी हो सकती है। हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, सबसे कॉमन पॉइंट डाइजेस्टिव सिस्टम की। हम क्या करते हैं, डाइजेशन होता क्या है, सिस्टम क्या होता है। डाइजेशन माने पाचन, सिस्टम माने तंत्र, तंत्र क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, बहुत सारी चीजों को मिला के, बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डाइजेशन में लोग तो काम करेंगे नहीं, ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं एक ही गोल के लिए, पाचन के लिए, ठीक है। हमने मुंह में खाना डाला, सबसे पहले दांतों ने उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया। डाइजेशन को समझना पहले बहुत जरूरी है। डाइजेशन है क्या, डाइजेशन है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना, मतलब एक बड़े टुकड़े को तोड़ तोड़ के इतना छोटा बना देना कि हमारे ऑर्गन्स उसको आसानी से ले ले। और जब हमारे ऑर्गन्स इसको लेते हैं तो बहुत ही छोटे, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी छोटी फॉर्म में, कितनी जो है सिंपल फॉर्म में वो लेते हैं। तो ये प्रोसेस माउथ से शुरू हो जाता है, दांत ने जो है उसको कुछ टुकड़े किए उसके बाद जो है सैलिवरी ग्लैंड है हमारे पीछे, ठीक है। और मुंह के एंड साइड सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, ये देखो ग्लैंड्स क्या होता है, ग्रंथियां होती है, ठीक है। अब ये ग्रंथि क्या निकालती है, सलाइवा निकालती है। सलाइवा का क्या काम है, उस फूड को, यहां से पाचन तंत्र की क्रिया शुरू होगी, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। वो इतना काम करेगा कि फूड जो है हमारी फूड पाइप में चला जाए, फूड पाइप से हमारे स्टमक में चला गया, ये हो गया हमारा स्टमक, इस तरह से ये स्टमक हो गया। अब इसकी जो ये बाहर वाली लेयर है, इसके ऊपर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। एक और ग्रंथि होगी गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। उसके 3 कंपोनेंट, देखिए इंजीनियरिंग कितनी बड़ी है ऊपर वाले की, ठीक है। आप देखिए इंजीनियरिंग जो है कितनी बड़ी है ऊपर वाले की, क्या किया ये किसी इंसान के बस की बात नहीं। कॉम्बिनेशन देखना आप कितना अच्छा है कि भाई गैस्ट्रिक जूस बना। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस था इसके 3 कंपोनेंट है, ठीक है। एक पेप्सिन, दूसरा म्यूकस और तीसरा HCl। अब देखो ये किस तरह से काम कर रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखो आपके काम की चीज नहीं है, ठीक है। आप लोग बहुत पढ़ चुके हो कि क्या हमें बता रहा है, क्या पढ़ा रहा है। मैं एक प्रोसीजर बता रहा हूं, ठीक है, प्रूफ करके बता रहा हूं कि क्या चीज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट से बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पेप्सिन, म्यूकस और HCl। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, मतलब प्रोटीन को बचाना, ठीक है। अब प्रोटीन कैसे बचेगी, पेप्सिन करेगा, लेकिन पेप्सिन क्या है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब सुस्तड़ है, सोया हुआ है वो, उसमें कोई जान प्राण नहीं है, वो नहीं बचा सकता है, ठीक है। तो क्या करता है, ये जो HCl है बहुत खतरनाक चीज है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड तो जला देता है, ये इसको जगाता है, जो जला देता है, ठीक है, वो इसको जगा देता है, ठीक है। ये जगाता है कि भैया उठ, तेरा काम शुरू हो गया है। ये इनएक्टिव पेप्सिन को एक्टिव करता है और ये फिर प्रोटीन को बचाना शुरू कर देता है। लेकिन इससे भी नुकसान है। HCl जब हमारी पेट में अंदर जलन करेगा,
नुकसान पहुंचाएगा हमारी इनर लेयर ऑफ स्टमक को, ये वाली लेयर को ये नुकसान पहुंचाएगा, जला देगा भैया। अगर स्टमक ही नहीं रहेगा तो खाओगे कहां, बचाओगे कहां? तो इसमें क्या ये म्यूकस क्या करता है, ये लेयर बना देता है यहां इनर स्टमक के अंदर कि भैया मैं भी हूं, मैं तुझे स्टमक की इनर लेयर में वो जो है नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। ये चिपचिपा सा होता है और इसी कारण जो है जो हमारा मल निकलता है इसी के कारण वो चिपचिपा होता है। जो बॉडी हम करते हैं, ठीक है, वो इसके कारण ही जो है चिपचिपी होती है, म्यूकस के कारण। और ये HCl से हमारी भीतरी सतह को, स्टमक की भीतरी सतह को नुकसान होने से बचाता है। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर ये म्यूकस ना होता तो इतना बड़ा नुकसान हो जाता। अगर ये म्यूकस ना होता, देखिए डॉग की बात हम करें ना, डॉग एक ऐसी कुत्ता, एक ऐसी प्रजाति है जिसको जिंदगी में सबसे मुश्किल क्या होता है, अपने मल को बाहर निकालना, पॉटी करना, क्योंकि उसमें म्यूकस की मात्रा सबसे कम होती है। सबसे मुश्किल काम उसके लिए, डॉगी के लिए कोई भी मुश्किल नहीं हो, बड़े से बड़ा काम कर देता है। आजकल तो बाजार से सब्जियां लाने लगे डॉग, ठीक है, तो उसके लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है क्योंकि उसमें म्यूकस नहीं होता, चिपचिपापन नहीं होता, उसे बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो आजकल जो है डॉगी क्या करते हैं, सब्जी, हम वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं कि सब्जी लेके आ रहा है डॉगी, बहुत सारे काम करता है, समझ जाता है क्या है। एक छोटा सा डॉगी, में एक रील देखा था, एक छोटा सा डॉगी जो है अपने रूम में गया, उसने डोर जो है क्लोज किया, फैन ऑन किया, लाइट ऑफ की और जाके बेड पे सो गया, ठीक है। हुआ, एक बेजुबान जानवर ने समझा ट्रेनिंग से, लेकिन उसको हम वेल ट्रेन्ड बोल सकते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं बोल सकते। लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं एजुकेशन की। तो ये तो बात होगी आपके साइंस की, ठीक है। अब यही चीजें हम, अब देखो मैथ और साइंस बोलते हैं, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथ और साइंस को हम बोलते हैं यार, मैथ और साइंस में तो होते ही प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल प्रूव होती, क्या समझा रहे हो मैं, ठीक है, तो प्रैक्टिकली प्रूव होती, इसमें तो आप कहानी बना सकते हो, ठीक है, इसमें आप अच्छे से समझा सकते हो, ठीक है। बाकी के सब्जेक्ट का क्या बात कर लेते हैं, यहां पर हम बात करते हैं, चलो हिंदी की बात ले लेते हैं, ठीक है। हिंदी में हम क्या करते हैं, स्वरों की बात करते हैं। ये स्वर है अ आ, ठीक है, ये हमने बचपन में पढ़ा, रटाया गया हमें जो है। अब इसकी ये सिर्फ ये है और ये सिर्फ ये है, ठीक है। अ हमने लिखा क्योंकि हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं अ के बिना, अंग, तो अ से उच्चारण हुआ इसका, ठीक है। और ए यहां भी अ की सहायता से उच्चारण हुआ, ठीक है। अब पंचायत बैठ चुकी है, स्वर वाली पंचायत, स्वर वाले गांव ने बोला, वहां पे सरपंच ने बोला, पंचायत बैठ गई कि भैया ये जो है, ये जो अंग और ए है, ये दोनों जो है स्वरों की सहायता से बोले जा रहे हैं। और क्या है, स्वर है, अगर ये स्वर की सहायता से बोला जा रहा है तो ये क्या है, ये तो व्यंजन है, भेजो इसको ये व्यंजन वाले गांव में, वहां व्यंजन वाली पंचायत में भेजो। अब व्यंजन वालों ने देखा कि नए लोग आए हैं, वहां भी पंचायत बैठ गई, पहले पता तो करे कौन है कैसे हैं, ठीक है। पंचायत वहां भी बैठ गई, उन्होंने क्या किया, इस बिंदी को क के ऊपर लगा दिया, व्यंजन किसके ऊपर लगा दिया, इसके ऊपर लगा दिया, और ये यहाँ पे व्यंजन बन गया तम, और ये बन गया कर, ठीक है। अब सरपंच जी क्या बोलते हैं कि भैया ये जो इसकी सहायता से तो हमें व्यंजन बोले जाते हैं, ठीक है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोला जाते उन्हें व्यंजन कहते हैं। हम इसकी सहायता से हमें बोला जा रहा है, यहां आप देख सकते हो, ठीक है, इनकी सहायता से हमें बोला जा रहा है, तो ये क्या है, ये तो स्वर है, फिर इनकी सहायता से तो हमें बोला जा रहा है, प्रोनाउन किया जा रहा है, तो ये तो स्वर है। उन्होंने वापस भेज दिया, जाओ भैया वापस, आप लोग स्वर ही हो। अब इन लोगों ने क्या बोला कि चलो यार, तुम लोगों ने तो वापस भेज दिया, ठीक है, ना ये स्वर की कैटेगरी में अच्छे से फिट हो रहे हैं, ना ये व्यंजन की कैटेगरी में अच्छे से फिट हो रहे हैं, रहेंगे पंचायत हमारी एक ही होगी, ये भी हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन इन्हें हम कहेंगे अयोगवाह, मतलब ऐसे वर्ण जो अ की सहायता, अ के योग से बोले जाए,
ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम कई सालों से तैयारियां करा रहे हैं बच्चों को, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये अयोगवाह या ये स्वरों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर कुल पूछा जाए तो 13 स्वर हैं, अगर वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 है। 11 भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपको कब क्या जवाब देना है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। या ये पूछा जाए कि अयोगवाह क्या है, ऑप्शन दे दी जाए, तो आपको ये ऐड करना है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं भैया, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको तैयार नहीं करो, आप पहले ही बहुत बड़े बड़े ऑफिसर लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत पढ़ाई कर ली है लाइफ में। मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर बच्चे को इस तरह से एजुकेशन दी जाए तो आपको देखिए मेन बेस क्या होता है 10th तक। अगर ये बेसिक चीजें इस बेस में, मतलब बिल्डिंग की अगर नींव जितनी ज्यादा मजबूत होगी उसके ऊपर उतने ज्यादा ही माले खड़े किए जा सकते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी की जा सकती है। ठीक है, तो बच्चे को हमें काबिल बनाना है, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। ठीक है, तो काबिल बनाने के लिए उसे क्या करना है, कम समय लगे और जो भी वो पढ़े वो कम समय में पढ़े, उसको और भी खेलने का टाइम भी लगे और एक्टिविटीज करने का टाइम भी लगे, ताकि वो और भी चीजें, स्टूडेंट का कर्म है सीखना, सिर्फ किताबों में जो लिखा वो नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में, स्पोर्ट्स में जाए, म्यूजिक में जाए, डांस का शौकीन है डांस में जाए, क्रिकेट खेलना चाहता है क्रिकेट खेले, और भी चीजों के लिए वो टाइम दे पाएगा अगर वो अंडरस्टैंड करके पढ़ता है। एक बार पढ़ लिया तो लॉक हो गया भैया, जो लॉक हो गया वो हमेशा हमेशा के लिए हो गया, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। अब हम बात करते इंग्लिश ग्रामर में कैसे करें। ठीक है, हमने बचपन में आप लोगों ने और मैंने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, क्या करते थे हम, 1, फिर यहाँ पे क्या करते थे 6, फिर उल्टा 3, इस तरह से कुछ बनाते थे। ठीक है, अब जो चाहे इंसान है चाहे जानवर है, उसमें यहां पे गले में होती है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड, ठीक है, मतलब ध्वनि यंत्र। कोयल है, गाती है, अच्छी आवाज होती, ठीक है, कौवा है, का करता है, वो आवाज कहां से निकलती है, वोकल कॉर्ड से। जब बच्चा पैदा होता है तब भी आवाज कहां, जब वो रोता है उसके रोने की साउंड कहां से निकलती है, वोकल कॉर्ड से, ध्वनि यंत्र से। ये ध्वनि यंत्र ये वही है जो अभी पीछे रोड मेले में वो पीपनी में लगा होता है ना, छोटा सा, छोटी सी चीज है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है, हम फूंक मारते हैं, हवा उसको देते हैं, तो उससे वो क्या होता है, वो पत्ती सी हिलती है और आवाज आती है, पीपनी बजने लग जाती है। ठीक है, वही चीज है, वही चीज ये है कि हमारे लंग्स जो है प्रेशर से एयर डालते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज निकलती है। ठीक है, तो ये आवाज स्टार्टिंग में ये आवाज ही थी। ठीक है, ये आवाज निकली, अब आवाज तो थी, साउंड थी, अब इसको कम्युनिकेट कैसे करें, इस साउंड की वजह से हम एक दूसरे से बात कैसे करें, एक दूसरे को, ये सब चीजें सोची गई। देखो जो जरूरत है, ठीक है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ, मदर ऑफ इन्वेंशन, सॉरी है। तो ये वोकल कॉर्ड ने इतना काम किया। क्या किया लोगों ने, इन्वेंट करने वालों ने क्या किया, कोशिशें तो की जा रही थी, उन्होंने सिंबल बना दी, साउंड के सिंबल, बहुत सारे सिंबल। ठीक है, आज भी आपको जो है इस तरह के कुछ सिंबल जो है, इस तरह के कुछ सिंबल मिलेंगे कहां, डिक्शनरी में। कभी पेज लास्ट में देखना, इस तरह के सिंबल मिलेंगे, ये साउंड सिंबल थे, बहुत सारे बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इनको समझ पाना, लिखना समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। तो इसके लिए क्या किया गया, ये जो इन्वेंशन था फेल हो गया। इसकी जगह क्या है, अल्फाबेट, जो कि 26 होते हैं ABC। अब अल्फाबेट का निर्माण किया गया, अल्फाबेट के जोड़ तोड़ से शब्द बनाए गए, वर्ड्स के ग्रुप को इकट्ठा करके एक सेंटेंस बनाया गया, अब जो हम आपको आपके सामने बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब इस तरीके से अगर बच्चे को पढ़ाया जाएगा कि कोई चीज जो है इन्वेंट कैसे हुई, क्यों आया, क्यों जरूरत पड़ी जीरो की, क्यों जरूरत पड़ी अल्फाबेट की, आए क्यों, कहां से आए, तो इंटरेस्ट बनेगा बच्चे का, और जब इंटरेस्ट बनेगा तो उसका कंसंट्रेशन लेवल जो है हाई होगा।
कंसंट्रेशन लेवल हाई हुआ तो उसकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट होगी, और अगर अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हो गई तो ना केवल क्लास में, वो बाहर भी चीजों को सोचना शुरू कर देगा। धीरे धीरे उसकी आदत समझने की, सीखने की आदत ही उसकी हो जाएगी, और वो समझेगा, वो समाज को समझना शुरू कर देगा, वो मार्केट को समझना शुरू कर देगा। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि एक लेज का पैकेट है, कितना लेज होता है उसमें, 4 बड़े बड़े से, 2-3 छोटे छोटे, बाकी सारा टुकड़े टुकड़े से। मतलब उसमें आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा कितना ग्राम है, क्योंकि हमें खाने से मतलब, हमें क्या देखना है कितना ग्राम है, हमने तो 10 रुपए दे दिए ना। ठीक है, उसमें किसी में जो है आपका 52 ग्राम्स होगा, किसी में आपका 28 ग्राम्स होगा, किसी में 10 ग्राम्स होगा, तो चिप्स के पैकेट में। ठीक है, अगर हम रियल वैल्यू उसकी लगा के देखें तो 1-2 रुपए का मटेरियल है उसके अंदर। हमसे कितने रुपए लिए जाते हैं? 10 रुपए एक पैकेट के लिए, और 20 रुपए भी बड़े वाला पैकेट। ठीक है, अब बाकी पैसा क्यों लिया जाता है? अरे भैया, हमसे ही लिया जाता है, किस लिए? ऐड करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, सारा पैसा हमसे ही ले रहे हैं, और हम दे रहे हैं, हम जो है उनकी मार्केटिंग के लिए हम पैसा दे रहे हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट के लिए हम पैसा दे रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ क्रिएट कर रहे हैं, हमारा पैसा जो है वो यूज कर रहे हैं, माल हमें 2 रुपए का दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर यही चिप्स मम्मी घर पे बनाए तो एक आलू से 4 पैकेट जितने चिप्स बन जाएंगे। ठीक है, और वो नुकसान भी नहीं करेंगे। आजकल हम क्या देखते हैं, एड में देखते हैं, लेज, नया लेज आया है, चिली लेमन, बहुत ही अच्छा होगा, ये तो बहुत अच्छा है। एड में देखा, बच्चे ने जाके ले लिया 20 रुपीज का, खा लिया। ये जो फास्ट फूड होते हैं, हमारा पेट को, हमारा जो आमाशय है, जो भी है, ठीक है, वो हमें, जो हमारा स्टमक है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो पूरा है, वो इसे अच्छे से नहीं पचा सकता है आज के जमाने में। ठीक है, आपके 8-9 साल के बच्चे को पथरियां हो रही हैं, जो पचेगा नहीं तो क्या बनेगा? ठीक है, इस तरह की बीमारियां हो रही है। और जब आप अल्ट्रासाउंड करने जाओ, ये हमारे पड़ोस में न्यू लाइफ जो है हॉस्पिटल है, यहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड सेक्शन में जाओ, वहां पे पूछो कि पथरी होने के क्या कारण है, वो सबसे पहले बोलेगा फास्ट फूड। भैया, हम नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं फास्ट फूड को। फास्ट फूड खाओगे तो कोई कुछ ना कुछ परसेंट जो है पचने से रह जाएगा, वही जमा होके पत्थर भी बनेगा, वही जमा होके आगे कोलेस्ट्रॉल भी बनेगा, वही आगे जाकर जो है स्ट्रोक का कारण भी बनेगा। ठीक है, अब ये चीजें समझने वाली, ये स्टूडेंट्स को सीखने वाली है। जब एक बच्चे को इस लेवल पे अगर वो ये चीजें समझ जाएगा, ठीक है, तो एक तो वो नुकसान अपना होने से बचाएगा, दूसरों को भी सलाह देगा। और हो सकता है ये जो ट्रिक है, बिजनेस ट्रिक, ठीक है, जो मैंने अभी अभी आपको बताई, ऐसी कुछ ट्रिक्स में उसको इंटरेस्ट आ जाए और आने वाले वक्त में कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। क्योंकि आइडियाज छोटे से शुरू होता है। ठीक है, एक एक स्टेप करके ही बच्चा आगे जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, जो मैं इस क्लास में, इस लेक्चर में आप लोगों से शेयर करना चाहता था। ठीक है, तो हमारा ये मोटिव है कि बच्चे को अंडरस्टैंड कराना जरूरी है। यहां से आदर्श ब्रिलियंट्स एकेडमी से जो भी बच्चा बाहर निकलेगा, वो उसकी एक अलग पहचान होगी, वो किसी अलग मुकाम पे जाएगा। जरूरी नहीं है वो साइंटिस्ट बनेगा, जरूरी नहीं है वो डॉक्टर बनेगा। अगर वो एक कृषक भी बन गया तो वो एक अच्छा कृषक बनेगा। ठीक है, अब एक आदर्श स्टूडेंट जो होगा, वो हर चीज जो है ना एनालाइज करेगा, हर चीज को सीखने की कोशिश करेगा, हर चीज को देखकर उसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, उसमें वो एक्सपेरिमेंटल कुछ करेगा। ठीक है, हम लोग खेती कर रहे हैं, पापा ने जो खेती की, जो तरीका अपनाया उन्होंने खेती का, वही किया, और आगे बच्चा भी वही करेगा। लेकिन अगर आदर्श स्टूडेंट होगा, मतलब एक सोच समझने वाला, एक अलग सोच रखने वाला बच्चा होगा, तो वो उस चीज को एनालाइज करेगा, 4 रास्ते और निकालेगा, 4 डेवलपमेंट्स और करेगा, इन्वेंशंस करेगा। ठीक है, अगर वो बच्चा, एक आदर्श स्टूडेंट, अगर एक खेती भी करता है तो वो इस तरीके से करेगा कि देखने वाला देखता रह जाएगा कि क्या है। और आदर्श ब्रिलियंट्स एकेडमी का एक नारा है कि कोई भी जिंदगी में रास्ता चुनो या कोई भी काम करो, जिस रास्ते पर भी चलो, इस तरह से चलो कि रास्ता भी याद करे कि कोई चला था, जान लगा दो। आई वॉज प्रोडक्शन इंजीनियर
बाई प्रोफेशन पिछले 15 सालों से मैं चंडीगढ़ में था और बाई प्रोफेशन में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में प्रोडक्शन सुपरवाइजर था। 15 साल मुझे लगे करियर को बनाने में, ठीक है, और वो करियर मैंने खत्म कर दिया अपने सपने के लिए, अपने पैशन के लिए। मैं पागल हूं टीचिंग के, टीचिंग मेरा पैशन, मैं टीचिंग के लिए पागल हूं, ठीक है, और ये पागलपन मुझे लगता है होना चाहिए, ठीक है। आज मेरा सपना है कि आज मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आदर्श ब्रिलियंट एकेडमी से होकर निकलते हैं उनकी एक अलग पहचान हो, उनका एक अलग मुकाम हो, ये मेरा सपना है। और मेरा सपना मुझे सोने नहीं देता, मेरा सपना मुझे सोने नहीं देता। ये सपना कामयाब करने के लिए मैंने अपना 15 साल का करियर छोड़ दिया है। आज यहां पे मैं आप लोगों के सामने, ठीक है, प्रैक्टिकली कुछ चीजें बता रहा हूं, ठीक है। कमियां भी होगी, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो परफेक्ट है, लेकिन हो सकता है मैं आपके बच्चों को, देखिए मैं अपना प्रोफेशन छोड़ चुका हूं, ठीक है, और यहां तक कि जो मैंने ऑफर्स दिए हैं स्टूडेंट्स के लिए, आदर्श एकेडमी के लिए, वो 50% ऑफ दिए हैं, मतलब मैं आधी फीस लेने वाला हूं। और जो इंसान, जो पेरेंट फीस नहीं दे सकते हैं उनके बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। 1 साल नहीं 10 साल पढ़ाना पड़े मैं फ्री में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। मैं शायद आप लोगों को एसी अकोमोडेशन ना दे सकूं, फैसिलिटीज की बात कर रहा हूं, एसी अकोमोडेशन ना दे, फुली डिजिटल जो है क्लासरूम ना दे सकूं, ठीक है, लेकिन इतना दम रखता हूं कि मैं आपके बच्चे की सोच बदल दूंगा, ठीक है। देखिए आप लोग घर बार छोड़ के बैठे हैं बाहर, ठीक है, आप लोग अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं नहीं बोलता। आप लोग देखिए, एनालाइज कीजिए कहां है, क्या मेरा बच्चा कहां जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या उसके लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं है। मैं नहीं बोलता कि अगर आपको आप आदर्श ब्रिलियंस एकेडमी में ही एडमिशन कराइए अपने बच्चे की, आपको जो एनालाइज कीजिए, आपको जो बेटर लगता है आप वहां पे कराइए, लेकिन बच्चे के भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। यही हमारे समाज का निर्माण करने वाले हैं। कल का समाज कैसा होगा, कल का वातावरण कैसा होगा, क्या एनवायरनमेंट होगा, वो आज डिसाइड होने वाला है, वो हम डिसाइड करने वाले हैं कि हमारी नेक्स्ट पीढ़ी जो है कैसी होगी। सोचते तो सब है कि कैसी होनी चाहिए, लेकिन उसका निर्माण भी कहीं ना कहीं हमारे हाथों में ही है। तो ये चीजें हैं, ये सपना मैं लेकर आया हूं, ठीक है, और ये सपना आप लोगों के सपोर्ट के बिना अधूरा है, ठीक है। और यहां पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज इस बारे में अच्छे से सोचिए, ठीक है। कोई गलती, कोई मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीमिंग है, यहाँ पे कोई एडिशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, ये पीटीएम क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गलती हो गई हो, क्षमा कर दे। मेरा जो मोटिव है वो आप लोगों को, मैं 100% श्योर हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं चाहता क्या हूं और क्या करने वाला हूं, मेरा सपना क्या है। बहुत सारी चीजें हैं, एक वीडियो में, एक लेक्चर में आप लोगों को नहीं बता सकता, ठीक है। और थोड़े से डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। आगे चलकर हम लोगों का परस्पर संबंध, हम लोगों के परस्पर रिलेशन अच्छे होंगे, ठीक है। आप लोगों की हेल्प से, आप लोगों के सपोर्ट से मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगा, ठीक है। यही उम्मीद मैं आप लोगों से कर रहा हूं। बैक टू बैक आपको जो है, बैक टू बैक आपको एक लेक्चर और होने वाला है ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन पर, ठीक है। मैं उस टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाला हूं और इस तरीके से करूंगा कि आपने नहीं सोचा होगा, ठीक है। मेरा काम है पोस्टमार्टम करना, अब उसमें से बैड निकालना आपका काम है, गुड बेटर बेस्ट छांटना आपका काम है। आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए, मैं फोर्स नहीं करूंगा आपको कि ऑफलाइन ही पढ़ाइए, ऑनलाइन ठीक नहीं है, और ना ही ये फोर्स करूंगा कि ऑनलाइन ही पढ़ाइए। मैं दोनों चीजों को एनालाइज करके दोनों के बेनिफिट और लॉसेस आप लोगों के सामने रखूंगा। आप लोगों को डिसाइड करना है कि क्या है, आपको क्या करना है। आदर्श ब्रिलियंस एकेडमी हिमाचल की पहली जो है आपकी हाइब्रिड एकेडमी है, ठीक है। इसमें, इसके बारे में हाइब्रिड क्यों है, क्या है, क्या फीचर्स है एकेडमी के, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं, नेक्स्ट पीडीएम में बताने वाला हूं। और इतना याद रखिए कि जो भी लेक्चर, अभी 3 जून से हमारा जो है सेशन स्टार्ट होने वाला है, जो भी लेक्चर होगा ऑटोमेटिकली वो जो है पेरेंट्स के
फोन पे जाएगा उसका वीडियो। ऑफलाइन पढ़ेगा बच्चा, लेकिन वीडियो जो है उसका पेरेंट्स के पास जाएगा। पेरेंट्स भी देखें कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, और हम जिस बंदे के पास, जिस टीचर के पास अपने बच्चे को भेज रहे हैं, वो पढ़ा क्या रहा है। हर लेक्चर का वीडियो। 4 महीने बाद अगर आपके बच्चे को कहीं डाउट आ जाए उस लेक्चर में, तो वो उस टॉपिक में, तो वो उस वीडियो को दोबारा देख सकता है। ये फैसिलिटी आदर्श ब्रिलियंस एकेडमी आपको देने वाली है। आपके बच्चे को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड ले लो, यूपीएससी ले लो, चाहे पंजाब बोर्ड ले लो, चाहे आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड हिमाचल बोर्ड ले लो, जो भी बोर्ड ले लो, सबसे एनालाइज करके आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और वो आपके फोन पे ही होंगे। बच्चे को खोलकर पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें कोई डाटा कंज्यूम नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। बच्चे को बैठ के पढ़ने हैं, चाहे तो वो प्रिंट आउट निकाल दे, चाहे बच्चे को कॉपी काली करने का यहां पर काम हम नहीं देने वाले हैं। हम सिर्फ ये बदलने वाले हैं, सोच बदलने वाले हैं। कुछ महीने बच्चा यहां से जो भी पढ़ेगा, आप लोग बिठाओगे सामने तो आपको वो पूरी कहानी सुनाएगा। वो चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप उसको बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों का साथ मेरे लिए, मेरे सपने को पूरा करने के लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा, इस उम्मीद के साथ जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।